नमस्कार। रंग स्मृति 4 देश के सुप्रसिद्ध चित्रकार और मेरे पिता श्री सचिदा नागदेव जी के 81वें जन्मदिन पर इस ऑनलाइन कार्यक्रम को आज हम आयोजित कर रहे हैं। सचिदा नागदेव जी के मृत्यु के पश्चात उनके हर जन्मदिन पर एक कला पर्व का हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं। सबसे पहला कला पर्व आयोजित किया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में मध्य प्रदेश टूरिज्म और आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के सहयोग से, जिसमें कई विदेशी कलाकारों ने और भारत के कुछ नामी चित्रकारों, कलाकारों, साहित्यकारों ने भाग लिया था। इसके पश्चात रंग स्मृति 2 का आयोजन दिल्ली में किया गया, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में धूमिमल आर्ट गैलरी के सहयोग से संपन्न हुआ। इसमें कला चर्चा और काव्य गोष्ठी के साथ ही श्री सचिदा नागदेव जी के एक रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन लगाई गई थी। रंग स्मृति 3 का आयोजन जनजातीय संग्रहालय भोपाल ने किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस साल कोरोना की वजह से हम रंग स्मृति कार्यक्रम को बाहर कहीं भी आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह तय किया गया कि इस साल रंग स्मृति 4 को ऑनलाइन आयोजित करेंगे। सचिदा नागदेव जी की एक खासियत थी कि वो नए कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। जब भी कुछ नए चित्रकारों की प्रदर्शनी लगती तो वो खुद भी कई बार उसको देखने जाते और कुछ अच्छा लगता तो कलाकार से पूछते कि ये आपने कैसे किया है, और उससे समझने में, सीखने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। इसीलिए वो नए उदीयमान कलाकारों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय थे। इसीलिए आज हमने जो विषय रखा है सचिदा नागदेव एक व्यक्तित्व, उसके लिए विशेष तौर पे युवा कलाकारों को, चित्रकारों को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। आज हमारे पहले वक्ता हैं मोरध्वज तिवारी, जो स्वयं एक चित्रकार हैं। नमस्कार, मैं मोरध्वज प्रसाद तिवारी सचिदा नागदेव सर के 81वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों के साथ उनके साथ बिताए हुए कुछ यादें साझा करना चाहता हूं। जो मैंने उनसे सीखा, उनके ज़िंदगी के बारे में जो मैंने जाना और उनकी जीवन की जो कहानी उनने हमें बताई, वो कुछ ऐसे पल थे जो मैं सोचता हूं कि मुझे सबके साथ बांटने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने कितनी मेहनत की और हमें अभी कितना आगे बढ़ना है और कितना कुछ करना है। सर ने अपनी 16 साल की उम्र में वो काम किया, ऐसा काम किया जिसे लोग बड़ी उम्र में आने के बाद भी करने से पहले सोचते हैं, डरते हैं कि क्या पता हम इस काम को करने के बाद सफलता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। सर की वो पेंटिंग जब हम देखते हैं जो उन्होंने 16 साल की उम्र में बनाई, हमें बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं होती कि आज का कोई कलाकार 16 साल की उम्र में ऐसा काम कर सकता है या आज भी कर सकता है। तो हमें सर के साथ जुड़ के उस चीज़ को सीखने का एक मौका मिला। सर ने हमारे साथ कुछ बातें साझा की अपनी ज़िंदगी की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि वो स्टार्टिंग में, शुरुआत के दौर पे ज़्यादा पैसा तो था नहीं उनके पास भी, जिसके कारण वो क्या करते थे कि मेहनत करना, पैसे इकट्ठे करना, और उस उम्र में, उस समय जहाँ लोग अपने शहर को घूमने से पहले सोचा करते थे, उन्होंने अपने मेहनत, अपनी लगन के दम पर पूरे भारत के साथ साथ भारत के बाहर का भी कई यात्राएं की, जहाँ पे उन्होंने अपनी कला को अच्छे से अच्छा स्थान दिया और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हमें बताया कि वो एक बार कश्मीर गए हुए थे, जिसमें एक घर में रुके हुए थे और उस समय वहाँ पे पानी का अच्छा खासा सीजन था और बरसात इतनी तेज थी कि वहाँ बाढ़ आ चुकी थी। और वो एक घर के दरवाजे पे बैठ के
वहाँ के मौसम का हाल देख के थोड़ा परेशान थे कि अब मैं यहाँ की इस कंडीशन में घर कैसे जाऊँ। और वहाँ बैठे बैठे उन्हें एक सामने एक दृश्य दिखा, जबकि लोग उस दृश्य को देखने के बाद सोचते हैं कि हम इस पानी से कैसे बचें, कैसे डरें, मतलब किस तरीके से अपने आप को बचा के रख लें हम उस कंडीशन में। पर सर की कला वहाँ पे भी सर का साथ नहीं छोड़ पाई। सर ने वहाँ पे भी अपने ब्रश और अपनी शीट का यूज़ किया और वहाँ बैठी सामने बैठी एक घर में एक बच्ची का चित्रण किया सर ने, जिसमें वो बच्ची बड़ी ही मासूमियत के साथ उस पानी को देख रही थी और पानी के साथ वो ये सोच रही थी कि ये पानी कब बंद हो, वो कब उस घर से बाहर निकल के खेलने की कोशिश कर सके। ऐसी कई कहानियां सर ने हमें सुनाई। उनकी एक कहानी और याद आती है, जब उन्होंने बताया कि वो एक जगह बैठ के पेंटिंग बना रहे थे। फिर उनके पास एक आर्मी से एक बड़े ऑफिसर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो। सर बहुत छोटी उम्र थी सर की, पर सर ने बोला मैं एक चित्रकार हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के चित्रकला करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी पेंटिंग बनाओगे। सर ने हमें बताया कि वो थोड़ा डर से गए पहले कि इतने बड़े आदमी ने मुझे पेंटिंग बनाने के लिए बोला है, कैसे करूँगा। पर फिर सर ने मुझे हम लोग को सबको बताया कि मैं वहाँ से गया, मैंने कहा हाँ मैं बनाऊँगा, और सर उनके साथ चले गए। सर ने वहाँ इतनी पेंटिंग बनाई, वहाँ हर आदमी सर से पेंटिंग बनवाता था। जितने लोगों के साथ वो रहे वहाँ, उन्होंने सबकी पेंटिंग बनाई और सब ने अपने अपने हिसाब से सर को आगे बढ़ने के लिए जो मदद की, सर ने उन सब की मदद के साथ आगे बढ़े और पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में उन्होंने अपने नाम की एक छाप दी है। और जो इंसान इस छोटी उम्र में इतना कुछ करके हम जैसे युवा कलाकारों को एक सही मार्ग दिखा सकते हैं, तो उनके मार्ग में चल के हम जैसे कलाकार आगे कितना कुछ कर सकते हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं सर के साथ उस दिन जब बैठा था, मुझे नहीं पता था कि सर के साथ मैं क्या बात करूंगा, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा सीनियर, हमसे बहुत सीनियर होने के कारण हमें ये भी था, सर से कभी हम मिले भी नहीं थे, तो हमें ये रहता था कि सर हमसे बात करेंगे या नहीं। पर जब हम सर से मिले तो इतने साधारण स्वभाव के साथ सर ने हमसे बात की, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें गाइड किया कि हमें किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए और क्या क्या हम अपने काम में और जोड़ सकते हैं और किस तरीके से नए कलाकारों को अपने कला को और अच्छे से निखारना चाहिए। ये सब सर ने हमें सिखाया। तो सर के लिए तो हम जितना बोले उतना कम है, पर सर की जो चीज़ें हैं, सर के साथ बिताए हुए हर पल हमें हमेशा याद आते हैं। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस समय समझाया, उस समय मार्गदर्शन दिया, जब मैंने चित्रकला के क्षेत्र में प्रथम कदम आगे बढ़ाया था। मुझे चित्रकला के बारे में जब कुछ नहीं पता था, तब मैं सर से मिला और सर ने मेरा मार्गदर्शन किया। इसी बात के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में मैं बोलने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ देवेंद्र शाक्य को, जो एक जाने माने सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। देवेंद्र शाक्य। मेरा पहली बार सिरेमिक से इंटरेक्शन 2011 में हुआ था और मैंने भारत भवन ज्वाइन किया था। तब मैं उस समय अपने सीनियर कुछ आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं काफी इंस्पायर्ड था उस समय, जिसमें से एक पाटीदार जी हैं, निर्मला जी हैं और शंपा जी हैं। उस समय मैं उनके काम को, उनका काम के प्रति डेडिकेशन, वो मेरे को काफी कुछ प्रभावित करता था और काफी कुछ अभी भी इंस्पायर करता है कि मैं अपने काम में प्रेजेंट कर सकूं। और जहां तक मेरी बात आती है रंगों से, तो मेरा काफी पहले से ही मेरा शौक रहा था कि मैं नई नई एग्जीबिशंस देखूं और नए नए आर्टिस्टों से इंटरेक्शन करूं। भारत भवन में मेरा काफी जाना आना रहा, और चाहे भारत भवन में हो या फिर मानव संग्रहालय में, तो मैं लगातार पेंटिंग्स एग्जीबिशंस को विजिट करता रहा। तभी मेरे को वरिष्ठ चित्रकार में काफी कुछ इंटरेक्शन हुआ सचिदा नागदेव जी से और वसंत जी से और सुरेश चौधरी जी से। जब भी मैं इनके कामों को देखता हूं तो काफी कुछ मेरे को सीखने को मिलता है। हाँ, मीडियम ऑफ वर्क काफी डिफरेंट है सिरेमिक्स और
और पेंटिंग, लेकिन मीडियम कुछ भी हो, लेकिन एक काम को जो भाव के साथ प्रदर्शित करना और अपने काम को डेडिकेशन के साथ एक आर्टिस्ट का उसके काम में झलकता है। जब भी मैं पेंटिंग्स में विजिट करता हूं तो एक रंगों के साथ मेरा काफी कुछ एक जुड़ाव रहा है पहले से ही। मेरे को ब्राइट कलर ज्यादा काफी पसंद रहे पहले से, तो मेरे काम में मैं हमेशा ज्यादातर ब्राइट कलर यूज करता हूं। और ब्राइट कलर के साथ जब मैं देखता हूँ सचिदा नागदेव जी से कुछ पेंटिंग्स हैं जो उनका टेक्निक से ज्यादा मैं उनके वर्क में जो स्ट्रोक्स वो देते हैं एक पेंट, तो यही एक सिरेमिक्स में भी एक टेक्निक होती है, ग्लेज प्रोसेस होती है। जब वो एक नया फॉर्म क्रिएट होता है फायरिंग के बाद, तो वो स्ट्रोक्स और वो पेंटिंग का जो एक थोड़ा सा उसमें फॉर्म क्रिएट होते हैं, तो काफी कुछ ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ पेंटिंग्स अपने आर्ट पीस में कर दी है। तो वो मुझे काफी कुछ पसंद आता है। और जब भी आप कुछ भी एक नए पेंटर को या किसी नए आर्टिस्ट को विजिट करते हैं तो आपके माइंड में कुछ एक नया इमेज क्रिएट हो जाता है कि आप अपने काम को कैसे निखार सकते हैं, और एक इमेज क्रिएट होती है, एक आइडिया मिलता है जिससे हम एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और वो काफी कुछ सीखने को मिला मेरे को, और मैं काफी लकी हूं कि मैंने उनका कई बार उनका स्टूडियो भी विजिट करा, और काफी कुछ यादें ऐसा लगता है कि वो आसपास ही है। और जब भी मैं उनका स्टूडियो विजिट करता हूँ तो उनकी पेंटिंग्स को देखता ही रह जाता हूँ, और हर एक पेंटिंग एक अलग एक यूनिक आइडेंटिटी मेरे को दिखती है। और जब भी मैं उनके स्टूडियो में जाता हूँ तो लगता है कि वो मेरे आसपास ही हैं। तो बहुत कुछ मेरे अच्छे अनुभव रहे उनके साथ, और जो उनके ब्राइट कलर हैं, स्ट्रोक्स हैं पेंटिंग्स में, वो काफी मुझे अट्रैक्ट करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मीडियम कोई सा भी हो, ग्राफिक्स हो, पेंटिंग्स हो या फिर सिनेमिक्स हो, लेकिन एक आर्टिस्ट का वर्क उसके वर्क में, उसका डेडिकेशन उसके वर्क में दिखाई देता है, उसका इंटेंसिटी ऑफ वर्क उसके काम में शो होता है। और एक युवा कलाकार होने के नाते अगर मैं कुछ बताऊं तो अगर उनका जो डेडिकेशन था एक काम को लेकर, वो काफी कुछ हमें सिखाता है, और कैसे एक चीजों को समय से पहले ही पा लेना और अपने काम को कैसे डेडिकेशन के साथ प्रदर्शित करना। तो वो बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। और आज भी मैं बहुत कुछ जब भी अपने काम को करता हूं तो काफी कुछ उनकी यादें और उनके पेंटिंग से मेरे को काफी कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बहुत कुछ धन्यवाद करता हूं आपका कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनकी कुछ यादें आप लोगों से शेयर करने का मौका मिला। धन्यवाद। तीसरे वक्ता के रूप में इंदौर की जानी मानी चित्रकार प्रज्ञा आगाशे दुराफे श्री सचिदा नागदेव जी के ऊपर कुछ विचार व्यक्त करेंगी। प्रज्ञा आगाशे। रंग स्मृति में आज हम श्री सचिदा नागदेव जी की कुछ विशेष स्मृतियों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। सचिदा नागदेव जी एक बहुत उम्दा कलाकार के साथ एक शिक्षक भी थे, और उनकी पारखी नज़र का अंदाज आपको एक छोटी सी स्मृति के साथ आप साझा करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, करीबन 6वीं या 7वीं में, तब मांडव में एक आर्टिस्ट कैंप लगा था जहाँ पे सचिदा नागदेव जी भी मौजूद थे, और स्कूल से हम कुछ 4-5 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था और हम सब वहाँ कैंप के लिए गए थे। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज नहीं था कि वहाँ सचिदा जी मौजूद है। मैं अपने धुन में ड्राइंग बना रही थी, कुछ लैंडस्केप टाइप का ड्राइंग था जो मैं शायद बना रही थी, और उन्होंने पीछे से आकर मेरा ड्राइंग देखते काफ़ी देर खड़े रहे, देखा और मुझे थोड़ा अप्रिशिएट भी किया अच्छे से। और उसके बाद जब घर आके पिताजी को कहते हैं कि वसंत तेरी ये लड़की कला के लाइन में ही जाएगी। तो तब सबको बहुत आश्चर्य लगा था कि मैंने इस बारे में तो कभी हमने किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैं चित्रकारी भी करूँगी कभी। और बस इसी के साथ समय गुजरता रहा, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे मेरा भी इस तरफ ध्यान आकर्षित होता रहा। जब भी हम भोपाल जाते थे
नागदेव जी के घर जरूर जाते थे और उनके पेंटिंग्स को देख के जैसे कोई एक मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी। हर तरह की पेंटिंग में अलग अलग वैरायटी उनके यहाँ हमेशा दिखती थी। और जब भी उनके साथ पेंटिंग के बारे में बात होती थी, हमेशा मुझे ये कहते थे, बेटा स्केचिंग किया करो, रंगों के साथ खेला करो, अपनी खुद की आइडेंटिटी तभी होगी जब तुम खुद का काम करोगे। ऐसे करते करते जब मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में आई तभी भी कई बार मेरा उनके यहाँ जाना हुआ। मेनली सच्चिदा नागदेव जी, सुरेश चौधरी जी, नरेंद्र नाथ, ये सब मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र थे। और जब भी इन लोगों का इंदौर आना होता था तो घर पे ही आते थे और सब लोग कला के ऊपर बातें करते थे। कला के ऊपर जब चर्चाएं होती थी तब थोड़ा थोड़ा कला के प्रति मेरा भी ध्यान आकर्षित होना शुरू हुआ और मैं पापा इन लोगों के साथ बैठकर अपनी इन बातों में थोड़ी इंटरेस्ट लेने लगी और धीरे धीरे करके मेरा आर्ट की तरफ रुझान बढ़ता गया। और अंकल के साथ काफ़ी अच्छे से मेरा आर्ट के ऊपर हमेशा संवाद होता था और कला के बारे में बारीकियाँ उनसे जानने को मिलती थी। हमारे चौथे वक्ता हैं नीतेश नागेश। नीतेश फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं और साथ ही इन्होंने आकार नाम का एक ग्रुप बनाया है जो हर साल बहुत ही स्तर की कला और फोटोग्राफी की प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं। नीतेश नागेश। नमस्कार, मैं नीतेश नागेश, आकार संस्था का संस्थापक, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आज हम सभी इस वार्ता में जो कि श्री नागदेव साहब के 81वें जन्म दिवस पर आयोजित की गई है, उस पर एकत्रित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्मिता नागदेव जी का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि इतने विशिष्ट और महत्वपूर्ण दिन में और नागदेव साहब के जीवन पर बोलने का अवसर मुझे दिया। कला क्षेत्र में मेरी जो यात्रा है वो विगत 5 वर्षों से प्रारंभ हुई है। और इन 5 वर्षों में मैं मेरा ये सौभाग्य मानता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा मानता हूँ कि जितने भी वरिष्ठ युवा और कलाकारों से मेरा मिलना हुआ, मेरी मुलाकात हुई, बातचीत करने का मुझे मौका मिला, उसमें से एक व्यक्तित्व जो बहुत ही प्रभावित करता है मुझे, वो श्री नागदेव साहब का है। मैं साहब शब्द से इसलिए संबोधित करता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कुछ या बहुत कम, मैं कहूँ, व्यक्ति और व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जो मुझे प्रभावित करते हैं। मैं उन्हें साहब कह के संबोधित करता हूँ। तो नागदेव साहब से मेरी प्रथम मुलाकात जो है वो जनवरी 2016 में हुई थी। और मैं हमेशा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमारी पहली एग्जीबिशन के लिए सर ने इनॉग्रेशन के लिए सर ने हामी भर दी थी। हालांकि मैं वहाँ जा नहीं पाया था, मोर ध्वज गए थे वहाँ पर सर को इनवाइट करने के लिए, बट फिर भी उस टाइम तक आकार पिक्चर परफेक्ट ग्रुप कुछ भी नहीं था, कोई उसे नहीं जानता था। ये एक बड़े व्यक्ति की उदारता का परिचय है कि बिल्कुल नौजवान लोग जिन्होंने आज तक एग्जीबिशन और कला के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है, बस उनका एक आइडिया वो लेके आए और नागदेव साहब ने उसे तुरंत हाँ बोल दिया और उनके कर कमलों से हमारी प्रथम प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। मैं अपने कला क्षेत्र के 5-6 वर्षों के अनुभव से हमेशा कह सकता हूँ कि बड़ा कलाकार होने के साथ साथ बड़ा व्यक्तित्व होना ज़रूरी है।
हर एक कलाकार के अंदर एक उदार भाव होना चाहिए कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, एक कलाकार होने के नाते वो समाज को क्या देना चाहता है, क्या देता है, वो बहुत ज़रूरी है। और यह चीज़ नागदेव साहब ने दी। नागदेव साहब ने अपने जीवन में युवा कलाकारों के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा दी है कि आप कभी भी ना रुकें, आप अपने मूल्यों को पकड़ के रखें, आप अपने काम में दक्ष हों। अगर आप अपने काम में आपके कौशल होगा, आपकी कला में कौशल होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता और आप कहीं नहीं रुक सकते हैं। तो अपने सपनों को बड़ा कीजिए, उनको जीना सीखिए। ये नागदेव साहब के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। आप रुके नहीं। युवा वर्ग जो है वो छोटी छोटी परेशानी से टूटने की कोशिश, मतलब मन छोटा कर लेते हैं, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं मिल रहा है। बट हमें ये देखना होगा कि हम कैसे उन व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अटूट मेहनत करते हैं और खुद को निखारते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर बार कहता हूँ, आपको आपकी कला पे भरोसा होना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। और ये चीज़ हमें नागदेव साहब से सीखने को मिलती है। बिल्कुल बाल्यावस्था में इस प्रकार का काम कर देना जो पारंगत और बड़े बड़े कलाकार करने में भी संकोच करते हैं। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ से संभव होता है कि आपके पास इतना ज़्यादा रियाज हो अपनी कला को लेके। तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्तित्व का अनुसरण करें, उन लोगों को सुने, उन लोगों को जाने, उन लोगों को पढ़ें जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आपके जीवन की हर समस्या, आपके जीवन का हर पड़ाव कुछ नया नहीं है। हर व्यक्ति साधारण के जीवन में वो पड़ाव आते हैं, आपको उनसे निकलना होता है। और आप कब निकल सकते हैं? जब आप अच्छे व्यक्तित्व का अनुसरण करें। नागदेव साहब हमेशा ही युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। उनसे बात करना, उनके कामों को जानना, ये उनकी रुचि का एक भाग था। कोई भी नया विचार उनको बहुत आकर्षित करता था। मेरी बहुत छोटी सी मुलाकात एग्जीबिशन के टाइम पे जब हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो प्रयास तुमने आज किया है, ये नया है और ये तभी आगे जाएगा जब आप निस्वार्थ भावना से इसकी सेवा में लगोगे। और मैं मानता हूँ शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम विगत 5 वर्षों से राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करते आ रहे हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए नागदेव साहब को याद करते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ युवा कलाकारों से कि अपने काम में रियाज जारी रखें, अपनी कोशिशें ख़त्म ना करें, अपने प्रयास ना रुकें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस अपने इरादे मजबूत रखें। नमस्कार। भावना चौधरी यह आज के हमारे इस कार्यक्रम की अंतिम वक्ता हैं। भावना चौधरी बचपन से ही श्री सच्चिदा नागदेव के काफ़ी निकट रही हैं, क्योंकि भावना चौधरी जी के जो पिता थे सुरेश चौधरी जी, वो एक नामी चित्रकार थे और श्री सच्चिदा नागदेव जी के बहुत ही खास मित्र। सच्चिदा नागदेव जी को भावना ने बचपन से बहुत निकट से देखा है, उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को। तो आइए उनसे सुनते हैं श्री सच्चिदा नागदेव जी के बारे में। जैसा कि अभी आपने कुछ युवा चित्रकारों को सुना, उनके संस्मरण श्री सच्चिदा नागदेव सर के बारे में, उनके साथ जो उन्होंने पल गुजारे, उनका काम देखा था, उनसे जो इंस्पिरेशन उनको मिला था इन युवा चित्रकारों को, सिरेमिक आर्टिस्ट को जो उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो चित्रकार या सिरेमिक आर्टिस्ट और स्कल्प्टर और मूर्तिकार, तो वो किस नज़रिए से, किस परिप्रेक्ष्य में उन वरिष्ठ चित्रकारों के कामों को देख के मोटिवेट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये चीज़ एक बहुत मायने रखती है कि जब हम बात करते हैं कला की, तो कला के अंतर्गत सबसे ज़रूरी होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो तो बहुत
महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस काम के अंतर्गत जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं जो पहले काम कर रहे होते हैं, उनके कामों को देखने के बाद कहीं ना कहीं वो जो प्रभाव है वो यंग युवा चित्रकारों के कामों में हमें देखने को मिलता है। और इसी नज़रिए से मैं आपको अपनी स्मृतियों के बारे में, जैसा कि हमने इस टॉक शो का जो टाइटल रखा है वो रंग स्मृति रखा है, और स्मृति से ही हमें समझ में आता है कि बहुत सारी यादें, और बहुत सारी यादें जब आती हैं तो यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरी यादें श्री सच्चिदानंद नागदेव जी से बहुत अलग अलग तरह से जुड़ी हुई हैं। एक पिता के मित्र के रूप में, एक गुरु के रूप में, और एक मेरी सखा के पिता के रूप में, और एक शिक्षक के रूप में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करती हूँ अपने पिता की, तो पिता के मित्र के रूप में मैं बात करूँगी तो एक मेरे को याद आती हैं उनकी बातें कि जब भी कोई नया काम श्री सच्चिदा अंकल करते थे या मेरे पिता करते थे, तो जैसे हमारे घर आते थे तो कुछ नया काम, यदि पापा ने कुछ नए वर्क्स किए होते थे तो कहते थे बंधु आओ चलो अपन ज़रा नया काम देखते हैं, मैंने कुछ नया काम किया है। तो अंकल का कहना होता हाँ यार चलो देखते हैं तुम्हारा काम, और फिर वो लोग स्टूडियो में जाते थे, स्टूडियो में बैठते थे, और मैंने वो पल देखा कि जब वो स्टूडियो में अपने काम के बारे में बस बैठते थे और दिखाते थे, जस्ट एक के बाद एक पेंटिंग्स रखते चले जाते थे, और उस समय टोटली साइलेंस होता था। ऐसा लगता था कि वो शायद कुछ बात करेंगे, कुछ आपस में कुछ डिस्कस करेंगे रंगों के लिए, कुछ फॉर्म्स के लिए, कुछ पेंटिंग के साइज़ के लिए, बट नहीं, वो एकदम साइलेंस होता था। और वो साइलेंस ऐसा होता था कि कभी कुछ मिनट का होता था, कभी कुछ घंटे का होता था, कभी देर 2-2 घंटे बीत जाते थे, वो आपस में बात ही नहीं करते थे। और अचानक से उनका जो बात करने का सिलसिला शुरू होता था वो चाय से शुरू होता था। जब तक चाय नहीं आती थी शायद तब तक वो लोग पेंटिंग्स कर में बिना शब्दों के बात कर रहे होते थे। तो वो जो 2 चित्रकारों का एक कन्वर्सेशन होता था बिना शब्दों के, बिना किसी साउंड के, और उसके पीछे कई बार होता था म्यूज़िक चलता हुआ होता था। कभी कई बार वो जो संगीत होता था वो स्मिता का होता था, कभी सरोद होता था अमजद अली खान साहब का, कभी जाकिर हुसैन साहब का तबला होता था। इस तरीके से उनके वो जो चेंजेस होते थे वो उनके कामों में देखने को मिलते थे, उनके कन्वर्सेशन में भी, जिसमें कि मैंने हमेशा नोटिस किया कि वो उस समय जब पेंटिंग्स आपस में एक दूसरे के देखते थे तो बहुत ही कम बात करते थे। फिर मैं दूसरे गुरु के रूप में यदि उनको देखती हूँ तो सच्चिदा सर जो है, सच्चिदा अंकल जिनको मैं बोलती थी, तो गुरु के रूप में उन्होंने मुझे, जब भी मेरी एग्जीबिशंस होती थी तो मैं उनको अपने काम दिखाना पसंद करती थी। और होता था कि ये लोग आपस में, मेरे पिता और सच्चिदा अंकल आपस में बैठ के देखते थे मेरे काम, मुझे गाइडेंस करते थे, मुझे सजेशन देते थे कि हाँ कौन सा काम तुम अच्छा कर रही हो, कौन सा काम में कुछ कमी है, बट कमी वाली बात नहीं बताते थे। वो जो काम बहुत अच्छा होता था उनको बोलते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बट जो कहीं कई पेंटिंग्स ऐसे होते थे, मैक्सिमम पेंटिंग ऐसे होते थे जिसके बारे में वो कुछ भी वो शब्द नहीं बोलते थे। तो उस समय मुझे क्लियर हो जाता था कि एज ए गुरु के उससे कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरी कमी है जो मुझे सुधारना है। फिर मैं बात करती हूँ एक सखा के पिता के रूप में, तो हम लोगों का जो एक कन्वर्सेशन होता था, जिस तरीके से मेरे पिता और अंकल के बीच में होता था, आज के समय में वो दोनों ही आज नहीं है इस दुनिया में, बट वही कन्वर्सेशन, वही तरीका, वही नेचर, वही चीज़ें हम दोनों के, स्मिता के और मेरे अंदर में देखने को मिलता है। और कई बार हम लोग होते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, बट कई बार एक साइलेंस होता है जो हमें कुछ ना कह के भी बहुत सारी बातें हम लोग आपस में कह जाते हैं। फिर मैं बात करती हूँ एक शिक्षक के रूप में। शिक्षक के रूप में यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्योंकि आज मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एक शिक्षक के रूप में क्या जिम्मेदारी होती है समाज के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तो जैसे कि मैं एक स्टूडेंट के रूप में यदि उनके लिए बात करूं कि यदि मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन आज के समय में शिक्षक हूं, लेकिन एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखती हूँ और एक शिक्षक, दोनों का नज़रिया मैं यहाँ रखना चाहूँगी कि उनके जो काम मैंने देखे थे, पुराने स्केचेस, जैसे मैं जब भी उनके स्केचेस देखे थे और डिफरेंट जगह के थे, काठमांडू के थे, कश्मीर के स्केचेस थे, कुछ मांडू के स्केचेस थे, और डिफरेंट उनके जो घर में भी जो लगे हुए हैं पेंटिंग्स, हर टाइम जोन के उनके पेंटिंग्स उनके घर में डिस्प्ले है। तो हर बार देखने पर ऐसा लगता है कि नहीं, प्रैक्टिस, डेडिकेशन, पैशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है
यदि हम किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कला की फील्ड है यदि, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और आने वाले जो युवा चित्रकार हैं उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे वरिष्ठ चित्रकार हैं उन्होंने सिर्फ कलर और ब्रश उठा के काम शुरू नहीं किया और सीधे एग्जीबिशंस नहीं करी है। उन्होंने उसके पीछे उनकी एक बहुत तपस्या है, एक लगन है, जो उनको लगातार स्केचेस, ड्राइंग्स, कलर स्कीम, डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट टोन्स में हमने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। और वही जब काम हम देखते हैं उन लोगों के, तो हमें समझ में आना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ चित्रकार और मूर्तिकार जो भी, तो उसमें कि हमें और वैसी कौन सी कमियां हैं जो हम इम्प्रूव करके उस स्टेज तक अपने कामों को ले जा सकते हैं। और जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि यदि उन्होंने इस काम को इस तरीके से लिया है और परफेक्शन आया है, तो वो स्टेज हमें भी वो पाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। फिर यहाँ पे बात आती है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि डिफरेंट फॉर्म्स एंड कलर्स। अब यहाँ पे एक जो हमारे साथ बैठे हैं कलाकार हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, देवेंद्र की भी मैं बात करूँगी, क्योंकि देवेंद्र जो है वो सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है उनके कामों में कि कोई माध्यम कोई भी हो, हमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आकारों में और रंगों में देखने को, क्रिएटिविटी करने के लिए बहुत स्कोप खुला होता है, हमारा बहुत आसमां खुला हुआ होता है। सपोज़ यदि मैं सिरेमिक काम कर रही हूँ, रिसेंटली मैं सिरेमिक कुछ वर्क करना शुरू किए, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, चित्रकला और कोई भी कला आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, वो फॉर्म्स, वो कलर्स के द्वारा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं, वो सभी यादें ऐसी हैं कि हर पल मुझे याद आती हैं। और जब भी मैं उनके साथ बैठती थी, उनके साथ जो डिस्कशन हुआ है और कला को लेके, डिफरेंट जोन को लेके, डिफरेंट ट्रैवल से रिलेटेड, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस बहुत सुनाते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को देखा हुआ था सचिदा अंकल ने। तो उन्होंने जो उनके शेयर करते थे वो अपनी मेमोरीज़, वो ईच एंड एवरी मेमोरी में कुछ ना कुछ सीखने को होता था, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए होता था। और जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ तो मुझे ये चीज़ उनकी याद आती है कि हाँ, वो इस चीज़ को लेके किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करते या मेरे काम को किस नज़रिए से देखते, और यही चीज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंकल के 81वें जन्मदिवस के अवसर पर जो हम लोगों ने एक सोचा कि उनसे रिलेटेड कुछ एक इवेंट किया जाए, जो स्मिता हर साल 3 साल से लगातार करती चली आ रही है। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चीज़ देखी कि उनके साथ मेरा जो एक फेस था, टाइम मैंने उनके साथ जो स्पेंड किया था, वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। बिकॉज़ एक दिन ऐसा था, दिसंबर का टाइम था वो, जो मुझे याद आ रहा है। और बहुत बार मैं अंकल से मिली थी, बट वो दिसंबर का एक दिन एक बहुत ही मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया था कि वो स्पेशल क्या था उस दिन। बट अंकल और मेरे बीच में काफ़ी देर कन्वर्सेशन हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लगातार। और उसमें उन्होंने अपने कई अनुभव शेयर किए, और इसी अनुभवों में एक जो था, और जो जब वो अनुभव शेयर कर रहे थे मेरे से, तो जहाँ मैं आज बैठी हूँ, आप लोग देख रहे हैं, और वहीं अंकल इस सीट के ऊपर बैठे हुए थे, इस सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। तो लाइट का जो इफेक्ट है वो भी यही था। तो जस्ट वो चीज़ रिमेंबर में कर रही थी, याद कर रही थी कि वो चीज़ कि अभी भी ऐसा फील हो रहा था कि वो आज भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और शब्द नहीं है, वो खुद स्वयं नहीं है, लेकिन उनकी वो जो बातें थी वो मेरे दिलो दिमाग पे लगातार मुझे इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर रही थी कि हमको किस तरीके से, क्या हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, स्मिता भी है, तो उन लोगों से मैंने सोचा कि इस बात को शेयर करूं। तो उस दिन दिसंबर का दिन था, बहुत ठंड का दिन था, यहीं हम बैठे हुए थे, अंकल यहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने जस्ट मुझे एक बात कही अचानक से कि भावना, मुझे यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ अंकल, अच्छा तो बहुत लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। सिर्फ मैं सुन रही थी, ना हाँ ना, और वो कंटिन्यूअस बोलते चले जा रहे थे कि मुझे यहाँ बैठना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो एक मूर्ति है गौतम बुद्धा की, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मेरे से कुछ ना कुछ बातें कर रही है, मेरे साथ कन्वर्सेशन हो रहा है उसका, और उसके लिए वो इफेक्ट ऑफ लाइट। तो अकेले, उनका कहना था कि मैं अकेले बैठता हूँ कई घंटों रात में, और
लाइट होती है, डिम लाइट होती है, स्पॉटलाइट होती है गौतम बुद्धा के ऊपर, और उस समय जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं हूँ और बस मैं हूँ। और उसके बाद पता नहीं उनका जो एकदम से वो शांत हो गए थे, मतलब शांत मतलब एकदम से उनने साइलेंस क्रिएट हो गया था। तो उस चीज़ को मैं आज भी फील कर रही हूँ कि वो जो साइलेंस था, वो जो कन्वर्सेशन था आपस में, मेरे साथ जो हुआ था, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस तरीके की स्पिरिचुअल और आर्ट को लेके बातचीत चल रही थी। फिर एकदम से उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि तुम्हें भी बहुत काम करना है, तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो, कंटिन्यूस उस चीज़ को करते जाओ। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं आपसे लगातार गाइडेंस लेती रहूँगी। और इस चीज़ को करते करते फिर उनका ये कहना था कि अगेन फिर उन्होंने उस बात को रिपीट किया कि मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी मैं उस जो सेंटेंस को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और जब भी मैं स्मिता के घर आती हूँ तो कहीं ना कहीं वो याद जो रहती है उनका और मेरे साथ कन्वर्सेशन, वो हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रंग स्मृति के नाम से सच्चिदानंद नागदेव जी की स्मृति में उनके जन्मदिन पर जो यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसका उद्देश्य उनके कामों को लोगों तक पहुंचाना और इस कार्यक्रम के निमित्त कई कलाकारों को, साहित्यकारों को, संगीतकारों को एक मंच पर लाना और नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य में शामिल है। आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, सुना, और जो भी हमारे वक्ता इस कार्यक्रम में भाग लेने आए उनकी मेरे हृदय से आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगला रंग स्मृति कार्यक्रम, रंग स्मृति 5 अक्टूबर में हम फिर एक बार उसी तरीके से आउटडोर कर सकेंगे। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।